नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, और वो भी राजस्थान के संदर्भ में। काफी समय से विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर क्रांति कराओ क्रांति कराओ। अब जब से यूट्यूब चैनल बनाया अपन ने तब से क्रांति ही हो रही है, हर रोज क्रांति होती है। ठीक है, समझने वाले समझ जाते हैं। तो चलिए आज 1857 की क्रांति करवाते हैं आपको। ठीक है, ये क्लास सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के लिए कॉमन है, तो अलग अलग दोनों को नहीं दी जाएगी। पहले ही टेलीग्राम पे ये सुबह बता दिया गया था कि 1857 की क्रांति वाली क्लास कॉमन आएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मैं आपके आज इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूं। देखो 1857 की क्रांति से संबंधित जो क्लास है साथियों, तो इसमें क्या है कि पूछे क्या जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं शासक, एक पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, फिर घटनाओं से संबंधित क्रांतिकारी, वहां अंग्रेज अधिकारी कौन थे, फिर आसपास के स्थानों से संबंधित, और फिर युद्ध। अपन एक एक चीज को कवर करेंगे इसमें बहुत बढ़िया तरीके से। उससे पहले विद्यार्थियों को बता दूं कि ये जो वन लाइनर्स है, अब ये कुछ ही, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग अब कर दी है बंद। आपको पता है जैसे ही हम फिर कुछ लिमिटेड एडिशन निकालते हैं इसके बाद में, तो अब ये अंतिम समय में जो रिवीजन के लिए देखो दोनों बेस्ट पुस्तक हैं। ठीक है, आप खुद आकलन कर सकते हो। तो निकटतम बुक सेलर के पास में जो आपको अवेलेबल हो रही है, तो वहां से आप जितनी मतलब ले लो और मिल जाए बढ़िया है, क्योंकि अब इनकी प्रिंटिंग पीछे से हो चुकी है बंद। ठीक है ना, तो आपके पास में जो अवेलेबल है मतलब बुक सेलर के पास, तो वहां से जाकर आप इसे अपनी प्रति बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों की प्रति है ये, तो अपनी प्रति बना सकते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए भी वन लाइनर उपलब्ध है और रीट वालों के लिए भी है। तो सेकंड ग्रेड की परीक्षा में 1 महीना ही बचा है, और रिवीजन के लिए बेस्ट पुस्तकें हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट रिवीजन करने के काम आने वाली। तो अब जो है जितने भी लिमिटेड एडिशन जितने अब उपलब्ध है मार्केट में, तो आप ले सकते हैं वहां से। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं अपन क्लास के ऊपर। चलिए साथियों, 1857 की क्रांति जब पढ़ते हैं तो देखो भारत के संदर्भ में पढ़े, शुरुआत भारत से ही करेंगे अपन, और उसके बाद में अपन आ जाएंगे राजस्थान पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले चीज अपन देखते हैं कि कोई भी चीज होती है, क्रांतियां होती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अब कारण क्या रहा, तो सबसे पहला अपन समझते हैं सहायक संधियां। ठीक है ना, क्या था सहायक संधियां। अब देखो सहायक संधियां जो है, वैसे यूं देखा जाए तो शुरू हुआ जैसे 1798 में वेलेजली के समय से ये चीजें शुरू हो गई। ठीक है, सहायक संधियां क्या थी? सहायक संधियां ये था कि देशी रियासतें जो सक्षम थी उनके हाथ काटने का काम किया गया। ठीक है ना, पहले रक्षक बनाए गए और वही बाद में भक्षक बने। कैसे? बॉडीगार्ड रखे। बॉडीगार्ड कौन? अंग्रेजी सेनाएं। सहायक संधियों में सीधी सीधी बात यह थी कि भाई अंग्रेज कह गए राजा साहब हमारी सेना आप अटे रही, आप करी निगरानी, मतलब पूरी, आपको मतलब मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो बैठो आराम से और राज करो। ठीक है भाई, हमला होगा तो हमारी सेना देखेगी, आपको करना क्या है? हमारी सेना को खिलाना है खाली, बस मतलब खाने पीने की ध्यान रख लो। मतलब आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूं कि यही था इसमें कि सहायक संधियों में हमारी सेना रहेगी, और आपके जो मतलब दूसरे राज्यों से संबंध वगैरह होते तो हमें बता के करना कि भाई हम ये डील कर रहे हैं, तो इसकी सूचना हमें देना, और कोई युद्ध वगैरह होगा तो हमारी सेना रक्षा करेगी। धीरे 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 क्या मतलब आश्रित कर दिए इनको। तो ये सहायक संधियों का दौर चला। बाद में इन्होंने फिर हस्तक्षेप करना शुरू किया अंग्रेजों ने राजाओं के निजी मामलों के अंदर। फिर बाद में था ध्यान है कि घर में कोई हस्तक्षेप करे तो बाद में कुछ विद्रोही होना है। तो ये सहायक संधियों वाला मैटर रहा। अब सहायक संधियों में यदि देखा जाए साथियों, तो वैसे भारत के संदर्भ में तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले की। ठीक है, हैदराबाद ने की। यदि राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में सबसे पहले साथियों यदि बताया ना सहायक संधि, तो सबसे पहले वैसे करने वाला, समझना इस चीज को, सबसे पहले करने वाला जो रियासत जो थी वो भरतपुर थी। ठीक है, और इन्होंने की कब? 1803 के अंदर की। लेकिन अधीनस्थ पार्थक्य की नीति पर, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति पर पहली सहायक संधि ये की है करौली ने, ये की है करौली ने। और करौली के कौन थे? हरबख्शपाल सिंह। ठीक है, और ये हुई कब? ये हुई 1817। मतलब दोनों चीजें थोड़ी सी बारीकी है, तो जो ध्यान से एकदम समझे तो समझ जाते।
सीधी सीधी अगर की है, क्योंकि ऑफिशियली थी, वैसे अनऑफिशियल कह के समझ सकते हैं अपन, तो फिर वो भरतपुर था। और उसमें उसके बाद में जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो लगाई, ये सारी जो है पॉलिसियां चली है इनकी, और अपन ने रीट प्री के समय मैंने ये चीजें पढ़ाई भी थी, ठीक है, अलगाव की नीति और ये सारे। तो फिर उसमें क्या है, अपने कौन आ जाता है, करौली। और अंतिम सहायक संधि करने वाला कौन था, अंतिम था सिरोही, अंतिम सिरोही 1823 के अंदर, ठीक है। चलिए, ये तो वैसे थोड़ा सा अपन बेस क्लियर कर रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए उसके हिसाब से। बाकी आपके 1857 की क्रांति को समझ रहे हैं ना, इसलिए। फिर आ जाते साथियों, एक तो ये हो गई, फिर एक भाई साहब, ये तो ऐसे ही न्यारे ही आए, हालांकि इन्होंने विकास भी किया, लेकिन इन्होंने क्या है कि 1857 की क्रांति के बीज बो दिए। इनकी जैसे 1848 के अंदर जैसे ही डलहौजी आता है, तो ये डलहौजी की हड़प नीति, इसे व्यपगत नीति भी कहा जाता है, ठीक है, व्यपगत नीति भी कह दिया जाता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, इनकी बहुत सारी पॉलिसियां थी डलहौजी की। एक तो इसमें गोद निषेध सबसे ज्यादा कुठाराघात की, और कुशासन का आरोप लगाकर, और कहीं राजा, मतलब राजा का देहांत हो गया तो बाद में उसको भी हड़प लिया। बहुत सारे तरीके से ये हड़प नीति थी इसकी, कि जैसे तैसे हड़पना है राज्यों को। अब भाई साहब ने क्या किया कि गोद निषेध प्रथा लगा दी। अब गोद निषेध, देखो झांसी बहुत प्रभावित हुआ, आपको पता ही है, लक्ष्मीबाई। तो क्या हुआ कि जैसे किसी के कोई संतान नहीं है राजा का, तो राजा क्या करते थे कि गोद ले लेते थे, दत्तक पुत्र, और दत्तक पुत्र उनकी रियासत को आगे बढ़ाते थे। इन्हें कहा कि नहीं, आपकी खुद की औलाद है तो आप करो राज, नहीं खुद की औलाद नहीं है तो आप छोड़ दो राज, हम करेंगे। तो गोद निषेध सीधा सीधा राजाओं के ऊपर कुठाराघात, तो विरोधी हो गए। कुशासन का आरोप लगाकर, देखो कुशासन का आरोप लगाकर किसको सबसे ज्यादा प्रभावित और हड़पा किसको, अवध को हड़पा, ठीक है, वाजिद अली शाह, फिर बाद में बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, ये सारे, तो इनको हड़पा। अवध की बेगमों के साथ में और मुगलों की बेगमों के साथ में दुर्व्यवहार किया, ये भी था। फिर इसके अलावा नाना साहब दोंदूपंत की पेंशन बंद कर दी। बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे क्या है कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार की, किसकी, विद्रोह की, 1857 वाले विद्रोह की, ये सारे। फिर इसमें कुछ आर्थिक कारण भी रहे साथियों। आर्थिक कारण में आप ये कह सकते हो बहुत सारी चीजें थी आर्थिक कारण में, जैसे कि अपन सैनिकों का, भारतीय सैनिकों और इनका अंग्रेज सैनिकों अधिकारियों का वेतन देख सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो इन्हें प्रभावित करते थे, ये भी रहे। फिर धार्मिक कारण भी रहे। धार्मिक कारण ये रहे, जैसे समुद्री यात्रा वाला एक्ट लिया है, तो समुद्री यात्रा जो है अपने भारत के अंदर ये मान्यता थी उस समय, लोग ऐसे समझते थे कि समुद्र पार जाना मतलब कि धर्मभ्रष्ट होना है। तो बहुत सारी मानसिकताएं थी ऐसी। तो ये यहाँ पे भी इनके ये कुठाराघात हुआ, ठीक है, इन्होंने अपने इसको विरुद्ध समझा। सैनिक असंतोष, ये मैंने आपको बता ही दिया भाई, भेदभाव की नीति के कारण वगैरह, अंग्रेजों और इनके भारतीय सैनिकों के साथ में बहुत भेदभाव किए जाते थे। तत्कालिक कारण, फिर क्या तत्कालिक कारण, इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में ये भी कह सकते हो आप कि सामाजिक कुरीतियां जो थी उन पर रोक लगाने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। देखो कुरीतियां थी लेकिन वो चल रही थी क्योंकि समाज की भावना जुड़ी हुई थी उससे, इसलिए चल रही थी। हालांकि उस पर रोक, कुरीतियों पे रोक लगा के अच्छा काम किया, जो सती प्रथा पे लगी है, कन्यावध पे लगी है, तो अच्छा काम किया, लेकिन लोगों की भावनाएं वहां से आहत हुई। तो यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये खुन्नस थी कि अंग्रेज पाने पड़ जाए, भागना है, ठीक है ना, तो ये उनके अंदर थी। अब जो मैन, ये सारी तो थी पृष्ठभूमि बनी, मैन जो कारण था वो था तत्कालिक कारण। अब भाई पूरो बरियोड़ो पड़ियो है कोई आदमी, ठीक है, अब वो चिंगारी री इंतजार करे, ठीक, पूरो बरियोड़ो चिंगारी कोई मिल जाए तो विस्फोट। तो चिंगारी का काम किया तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारणों के अंदर क्या आ जाएगी, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, अब ये जो एनफील्ड राइफल है ना भैया, इसने ही काम किया है क्रांति को भड़काने का, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, इसकी जगह, पहले इसकी जगह काम में ली जाती थी ब्राउन ब्राउज बंदूकें होती थी, ठीक है, ब्राउन ब्राउज नाम की बंदूकें थी, लेकिन उनकी जगह फिर लाई एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल का पहला प्रयोग किमिया के युद्ध में हुआ था 1857 के अंदर ही, ठीक है। अब इस राइफल के अंदर ये लफड़ा था कि इसका जो कारतूस था ना, उसको तोड़ते मुंह से तो कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता। अब उस समय किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, ठीक है, हम जिन बारे में कोई था ही नहीं है,
बस थान कह दे कि आ तो बा चीज है, ठीक है, थार मन में आ जाएगी हाँ बाई है। तो यहाँ पे फिर एक अफवाह फैलाई गई कि ये जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ये गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। बस इतनी अफवाह फैलने की देर थी। इतनी अफवाह फैली तो हिंदू जो थे वो गाय को पवित्र मारते हैं, ठीक है ना, और मुस्लिम जो थे वो सूअर के मांस से, उनकी भावनाएं वहां से जुड़ी हुई थी, वो उसको मतलब बिल्कुल हराम मानते। तो यहां पे दोनों ही धर्म और दोनों ही संप्रदाय के लोग भड़क गए। गाय और सूअर दोनों के कह दिया, दोनों ही संप्रदाय के लोग भड़क गए। और क्रांति भड़कने का कारण यही था कि अब, और फिर पांडे जी, मंगल पांडे का रोल फिर, ठीक है, बैरकपुर की छावनी 29 मार्च की घटना, मंगल पांडे जी ने कहा कि भाई जंगल में बाघ तो एक ही, या तो बाघ और ह्यूसन रहेंगे या फिर ये बाघ रहेगा मंगल पांडे नाम का, ठीक है ना। तो मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूसन की हत्या कर दी अपने 29 मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी से। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई वो मेरठ से हुई, समझना इस बात को। क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ से 10 मई की बात है। और 1857 की जो क्रांति से पूर्व जो घटना हो गई वो 29 मार्च, फिर 8 अप्रैल को तो फांसी भी दे दी। तो 29 मार्च को मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूसन को टिका दिया, और उसके बाद में वो मतलब पहली घटना मानी जाती है, मतलब क्रांति पूर्व थी वो। तो ये चीजें साथियों, पृष्ठभूमि जो है ऐसे तैयार हुई है, ठीक, कि पन्ने तो पढ़ियो, आगे बढ़े। चलिए, ये था कारण। अब कारण में जो मैंने यहाँ स्लाइड पे लिखे हैं ना आपके, वो ही है मैंने जो समझाया वो चीज, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पेपर दे नहीं रहे हो, कॉलेज की परीक्षा दे नहीं रहे हो कि आपको वहां ये सारी गाथा लिखनी है, ठीक है। हाँ, कभी आपके पढ़ाने का काम पड़ेगा तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं अपन, ये अपनी है फैक्चुअल क्लास, ठीक है। अब फैक्चुअल क्लास के अंदर देखो फैक्ट क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं कि क्रांति के समय, ठीक है, क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया, ठीक है। फिर पूछ ले आपको कि ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो पामस्टन थे, ठीक है ना, पामस्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, ठीक है। भारत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? भारत में क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, हालांकि मजबूरी थी इसकी तो। बहादुर शाह जफर एक रोज सुबह सोकर उठे, बाहर देखा कि भाई ये कौन आए सब के क्रांतिकारी, कि मुझसे क्या चाहते हो, कि हमारा नेतृत्व करो। क्या नहीं करूं? कि पूछियो थोड़ी है, करनो ही है, ठीक है, पूछियो नहीं है, नेतृत्व करो कयो है, आदेश है, निवेदन नहीं है, करनो ही पड़े। क्या करा? बंदूकधारी कोई माते उबो है और थान के सिर्फ नेतृत्व हूं करो, बननो ही बननो है, बननो पड़े, ठीक है, करा, ठीक। राष्ट्रीय सेनापतित्व बख्त खां, बख्त खां, ठीक है। क्रांति की योजना बनाई रंगोजी बापू और अजीमुल्ला ने, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला ने लंदन में, ठीक है ना, लंदन में। क्रांति की सुनियोजित तिथि क्या थी? कि जब क्रांति भाई निश्चित किया गया, योजना बनी पूरी कि अपने जो है इस दिन करना है विस्फोट, ठीक है। तो वो सुनियोजित तिथि थी, पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ी सी। सुनियोजित तिथि थी साथियों 31 मई, 31 मई 1857। और क्रांति प्रारंभ कब हो गई? 10 मई 1857। यदि उस समय ये 20 दिन का धैर्य रख लेते यहां, तो अंग्रेजों का सफाया उसी समय हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि धैर्य बहुत बड़ी चीज है, धीरज रहो कौन। अब ये वही चीज है साथियों कि आपको कहा सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी आपके 21 दिसंबर को, और आप सुबह सोकर उठे और आपको पता चला आज अखबार में ये आया है कि कल परीक्षा है। क्या पेपर अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी उस डेट के हिसाब से थी। आपने सब जगह सूचना ये दे रखी थी कि क्रांति जो होगी वो 31 मई को होगी, लेकिन थे बस कर दी 10 मई। तो सबसे बड़ी जो है क्रांति के असफल होने का कारण भी यही था कि पूर्व, मतलब नियोजित तिथि से पूर्व ही क्रांति हो गई। तो ये साथियों थोड़े सी फैक्ट है जो ध्यान रखना। फिर अपन बात करें राजस्थान से संबंधित, ठीक है, कि राजस्थान का एजीजी। अब एजीजी का मतलब क्या होता है?
AGG क्या कह के उनको बुलाएगी, है वो वाला तो नहीं है विवाह पिक्चर वाला, नहीं, ये है एजेंट टू गवर्नर, गवर्नर है ये, ठीक है ना, गवर्नर जनरल, ये होता है AGG। अब ये AGG यानी कि ये है ना राजस्थान का हो गया सर्वे सर्वा अंग्रेजों की तरफ से, इसके अधीन हुआ करते थे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, जो अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट होते थे और उनके अधीन भी बहुत सारे अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई, ये अपने RBSE की पुस्तकें कहती है कि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय राजस्थान में एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, अधिकारी जरूर थे 30 के करीब, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी जरूर थे 30, लेकिन सैनिक के एक भी नहीं था, सैनिक सारे के सारे भारतीय थे। तो ये है साथियों AGG, राजस्थान का AGG उस समय कौन था, वो था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। अब ये क्या है कि एक यहां पे राजपूताना रेजिडेंसी नाम की, मतलब इसकी स्थापना की गई, राजपूताना रेजिडेंसी, ठीक है ना, इसकी स्थापना की अपने 1832 के अंदर। दो सन याद रखने, एक तो 1832, एक 1845। तो 1832 में जो की है ना साथियों, पेन चेंज करनी पड़ेगी क्या, याद नहीं आता बार बार। 1832 में जो स्थापना की, इसका मुख्यालय बनाया गया अजमेर। 1845 में मुख्यालय अपने जो है माउंट आबू भी बनाया गया। क्यों, थोड़ा साल दे क्यों, अंग्रेज के गर्मी घनी पड़े तो क्या, माउंट आबू हिल स्टेशन है बट गर्मी कम पड़े, तो 6 महीने वहां रहती थी राजधानी, 6 महीने यहाँ रहती थी, तो 1845 में वहां लगे। तो इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो AGG होता था, ठीक है ना, राजपूताना रेजिडेंसी का। ये है थोड़ी सी गणित। अब इसका जो पहला जो बनाया गया ना, पहला AGG यानी राजस्थान का पहला AGG पूछे तो लॉकेट था। कौन था, मिस्टर लॉकेट। कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, पहला लॉकेट, ठीक है। अब AGG का मुख्यालय ये यहां लिख देते हैं, ये क्या था, अजमेर। फिर माउंट आबू में आपको बता दिया, ठीक है ना, माउंट आबू वाला। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब से हुई, 28 मई 1857। कहां से हुई, नसीराबाद। अब थाने स्टोरी बताऊं पूरी, ठीक। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, देखो पैसे छावनियां देखे ना, मैं पहले यहां बता दूं, राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां थी 6। ये प्रश्न अभी बना था, सामान्य प्रश्न है, ठीक है ना, 6 छावनियां। लेकिन जो नई तैयारी करते हैं उन्हें क्या पता भाई, कभी 1857 क्रांति पड़ी नहीं तो छावनियां की थी, 6 छावनियां थी। ए नन्नी ब्याह देखन चली, ट्रिक है, अगली स्लाइड में था 6 बता दो, ठीक है। 6 छावनियां थी, लेकिन प्रमुख केंद्र यदि पूछे जाए साथियों, तो प्रमुख केंद्र जो रहे हैं ना क्रांति के, वो एक तो आउवा और एक कोटा, ये प्रमुख केंद्र रहे। जो छावनियां नहीं होते वो भी केंद्र रहे, और बड़ी तगड़ी यहां पे मतलब क्रांति हुई है, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र ये रहे। अब आउवा भी पढ़ेंगे अपन, और बड़ा मजा आएगा आपको कुशाल सिंह का संघर्ष देख के, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध पढ़ेंगे पूरा। तो ये है एक सार जो आपको फैक्ट याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर ही एक चीज बताऊं आपको कि क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह, अब भाई क्रांति की सूचना आगे पहुंचा है कैसे, चप्पे चप्पे पे अंग्रेज है, कोई ना कोई उनके गुप्तचर है, कोई ना कोई खुफिया एजेंट वगैरह है, बात लीक होगी तो इतनी बड़ी क्रांति करनी है, पूरे भारत में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए करना है, तो प्रतीक चिन्ह काम में लिए गए, ठीक है। प्रतीक चिन्ह में क्या था, रोटी और कमल, ठीक है। सैनिकों में तो कमल पहुंचाए गए और आम जनता में रोटी पहुंचाएगी। अब सिर्फ रोटी पहुंचती थी, अब उसका पता नहीं था कि भाई रोटी कौन देने जावे और क्यों देने जावे, वो ध्यान ही नहीं। लेकिन यह जरूर पता चलता था कि आज रोटी यहां पहुंची है, कल वहां पहुंची है, वहां पहुंची है। तो कुल मिला के एक मतलब एक रूपता हो गई और एक तरीके से एकता हो गई। फिर बाद में उनको पता चला भाई रात को कोई आता था रोटी पकड़ा के चला जाता था। तो ये रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह था। मतलब इतिहास आप पढ़ोगे ना, बहुत गहराई है इतिहास के अंदर। ये देखो अपने बर्गी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, पीएम पामिस्टन, भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, क्रांति के समय बहादुर शाह जफर नेतृत्व। कितना बदनसीब था तू ए जफर, 2 गज जमी भी नसीब न हुई कुएं यार में।
यानी खुद के घर के अंदर, ठीक है। जाफर नाम से कविताएं लिखा करते थे बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। राष्ट्रीय सेनापतित्व बख्त खां, क्रांति की योजना रंगोजी बापू, अजीमुल्ला, और सुनियोजित तिथि 31 मई, 10 मई ये हो गई 10 मई को। फिर बाकी ये चीजें, ठीक, ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपनी तो हिस्ट्री की क्लास आएगी ना, वो भी इस तरीके से आएगी। जो चीज आपको नोट्स में देना है वो मैं नोट्स में दूंगा, यानी कि आपको नोट्स भी बनाने इस तरीके से वो भी मिलेगा, और आपको समझनी क्या चीज है, आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। और मेरे को जितना समझ में आता है ना उतना मैं समझा दूंगा। बाकी आजकल तो कई जने जो है विद्यार्थी भी विद्वान बहुत है, ठीक है। तो मैं हालांकि विद्वानों को पढ़ाता नहीं हूं, क्यों, मैं साधारण इंसान हूं, मैं साधारण इंसानों को ही पढ़ाता हूं। चलिए बढ़े आगे। अच्छा कौन सी पेन ले, ए नन्नी ब्याह देखन चली, ये क्या है, ट्रिक है। किसकी ट्रिक है, छावनियां। छावनियां क्या होती थी, जहां सैनिक रहते थे वो छावनियां। तो 6 छावनियां थी यहां पे, ठीक है। कितनी छावनियां थी, 6। जिसकी ट्रिक है ए नन्नी ब्याह देखन चली, यानी कि ए से तो एरिनपुरा, वर्तमान में जो जवेबान वाला क्षेत्र है ना वो एरिनपुरा है, और हमारे यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है, जहां से मैं क्लास ले रहा हूं ना वहां से 7-8 किलोमीटर ही। किन फोन आवे, तो एरनपुरा। फिर यहां से आप ले लो नसीराबाद, ठीक है, कचौरा फेमस है नसीराबाद रा, ध्यान रख लो, ठीक है। यहां से फिर ले लो नीमच। अब नीमच की खासियत देखो, राजस्थान से बाहर है ये क्रांति, ठीक है ना। क्रांति क्या है, छावनी। लेकिन आपको प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान की एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी, लेकिन राजपूताना उस समय कोई सीमा, मतलब उस समय ये इनके अंदर ये आ गई समझो, क्योंकि राजपूताना था उस समय, राजस्थान तो था नहीं, एकीकरण तो बाद में हुआ, ठीक है ना। तो ये फिर ये बी अवेयर, ये तो आपको बताया कर्नल डिक्सन, और कर्नल डिक्सन यहाँ पे भी व्यवस्था देखने के अंदर था यहां भी, ठीक है। फिर देवली, देवली टोंक और खेरवाड़ा, उदयपुर, खेरवाड़ा, ठीक है। ये थी आपके छावनियां। ए नन्नी ब्याह देखन चली। जब मैं स्टार्ट में तैयारी करी ना 2015 होने की बात है, तो मन जब मतलब ट्रिक बनाने खूब शौक हो, और मैं उस समय ट्रिक बनाता भी था, और मैंने मेरे गुरुजी को कहा भी था कि सर मैं एक ट्रिक की बुक निकालूंगा, मेरा कभी भविष्य में मतलब सपना है निकालूंगा। गुरुजी कहे कि ट्रिक की बुक चाले कौन, मैं कि सर निकालूंगा, मेरा सपना है, मेरे लिए पढ़ना इतना आसान हुआ है ना, तो मेरा सपना है कि मैं सभी के लिए पढ़ना आसान करूंगा। उस समय विश्वास नहीं करते थे लोग, कह के हाँ नया नया रंग लगता है ना पढ़ने का, तो सब ऐसी बातें करते हैं। फिर बाद में अब तो किताबें कितनी आई मुझे पता नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नसीराबाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सैनिक मतलब सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी, सैनिक टुकड़ी, ठीक है। नसीराबाद के अंदर थी साथियों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, बाद में कुछ और बुलाई गई, अब क्यों बुलाई वो बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। अब 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ऐसे। तो नीमच के अंदर थी साथियों फर्स्ट बंगाल केवलरीज, ठीक है। एरनपुरा के अंदर थी जोधपुर लीजियन, ब्यावर के अंदर थी मेरवाड़ा बटालियन ना मेर रेजिमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है, या मेरवाड़ा बटालियन। देवली के अंदर क्योंकि कोटा पास पड़ता था, कोटा कंटिंजेंट, और खैरवाड़ा के अंदर मेवाड़ बिलकोर, ठीक है। अब देखो साथियों ये याद कैसे रहेगी कि देवली तो यार टोंक के अंदर है देवली, वैसे बट टोंक तो उस समय बहुत अलग अलग जगह में फैला हुआ था। कभी राजपूताना का नक्शा निकाल के देखना नेट पे, फिर आप कहोगे कि टोंक यहां भी है, टोंक यहां भी है, टोंक यहां भी है, टोंक यूं फुटियोड़ों की गण है, चारों तरफ फैलियोड़ों की गण है, ठीक है। तो देवली जो है देखो, अब याद करने के लिए कैसे, देवली के पास में कोटा पड़ता था उस समय, तो कोटा कंटिंजेंट ही आएगी। अब जोधपुर लीजियन को तो यहाँ कोटा भेजेंगे नहीं इतनी दूर, तो कोटा कंटिंजेंट। खैरवाड़ा, अब उदयपुर की तो मेवाड़ बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। नसीराबाद के अंदर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री याद करनी पड़ेगी। नीमच के अंदर फर्स्ट बंगाल केवलरीज। एरनपुरा, अब ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है तो जोधपुर केवलरीज, जोधपुर लीजियन। ब्यावर के अंदर, फिर ब्यावर वो मेरवाड़ा वो क्षेत्र वो ही पड़ता है, तो वहां पे आपके मेरवाड़ा बटालियन।
तो ये इस तरीके से साथियों याद रखना है। ठीक, ये प्रश्न जो है बनते हैं सारे सारे, ठीक है ना, सारा ही प्रश्न बने। और आज की कुछ स्लाइड है ना, और ये अति महत्वपूर्ण है। मोस्ट ऑफ 60% चांसेस, 60 से ज्यादा कह दो आप, 60% चांसेस प्रश्न बनने के जो संभावना रहती है वो आप जो ये स्लाइड देख रहे हो उससे रहेगी। कौन सा शासक था, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट, घुमा फिरा के बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये आपको इनको याद करना जरूरी है। ये तो बन चुका प्रश्न, धौलपुर में कौन था, भगवंत सिंह था। ठीक है, मैं गणराजी हुआ कि हमने हमारी किताब में दिया, ठीक, तो भगवंत सिंह था। जोधपुर के अंदर राजा महाराज तख्त सिंह थे, जिन्होंने फिर बाद में जो है नसीराबाद में जब विद्रोह से पहले 6 तोपें 2000 सैनिक वगैरह सब भेजे वहां, ठीक है, तख्त सिंह थे। बीकानेर के अंदर महाराजा सरदार सिंह थे। टोंक के अंदर नवाब वजीउद्दौला थे। जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह द्वितीय, देखो राम सिंह द्वितीय 2 जगह, जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय है और अट थे देखो कोटा में, तो कोटा में भी राम सिंह द्वितीय है। कोटा वाला राम सिंह जी द्वितीय तो बकरी पूरी डिब्बे में ही 6 महीने डिब्बे में रही बकरी। अब वो बकरी डिब्बे में मतलब क्या होता है, वो अपन कोटा की क्रांति पढ़ेंगे ना, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि अच्छा सर आप बार बार बकरी डिब्बे में बोलते हो, वो बकरी डिब्बे में ऐसे आती है क्या, वो आप समझ जाओगे। प्रतापगढ़ के अंदर महारावल दलपत सिंह, डूंगरपुर के अंदर महारावल उदय सिंह, जैसलमेर के अंदर महारावल रंजित सिंह, सिरोही के अंदर महारावल शिव सिंह, भरतपुर के अंदर महाराजा जसवंत सिंह और यह भी प्रश्न बन चुका है। उदयपुर के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह और यह भी बन चुका है। करौली के अंदर महाराजा मदन पाल और यह भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मदन पाल वाला तो अभी शायद प्रश्न आया भी था कि वहां किसने सहायता की या किसने सहायता नहीं की, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो उसमें क्या है, करौली के शासक को याद रखना था आपको कि हाँ मदन पाल है, मदन पाल ही उत्तर था। ठीक है, बूंदी के अंदर महाराजा राम सिंह, अलवर के अंदर महाराजा विनय सिंह, बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह, झालावाड़ में महाराणा पृथ्वी सिंह और कोटा में राम सिंह द्वितीय। ठीक है, दोनों ही अलग अलग है। अच्छा ठीक है ना, जयपुर वाले और कोटा वाले राम सिंह द्वितीय दोनों अलग अलग है। तो ये तो पूछते हैं। अब देखो शासक में है ना, अब एग्जामिनर क्या करते हैं कि नॉर्मल नहीं पूछते कि जोधपुर उदयपुर तो सब याद करते हैं। अब भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, ये सब इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो अलग दिख रहा है, यूनिक दिख रहा है भाई, वो महत्वपूर्ण है, वो नजरों में रहते हैं। जैसे बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं काफी समय से आप लोगों को पढ़ा रही है, लेकिन जो अलग दिख रहा है वो अब लोगों की नजरों में रहता है। ठीक है ना समझ रहे हो? ठीक है, चलिए। 1857 के समय राजपूताना में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट, कई जगह अपन क्या है किताब में शॉर्टकट करने के लिए पीए लिख देते हैं, तो पीए पॉलिटिकल एजेंट ही है। कोटा के अंदर साथियों मेजर बर्टन, ठीक है ना, और बर्टन की हालत भी घनी खराब हुई। भरतपुर के अंदर मॉरिसन, उदयपुर के अंदर कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स जो है ये इसने तो बहुत मतलब यहाँ पे महाराणा स्वरूप सिंह को बहुत रखा हुआ था, अपने अंडर रखा हुआ था। जैसे सावर्स कहता वैसे महाराणा स्वरूप सिंह करते थे उस समय। जोधपुर के अंदर मैक मॉशन, जयपुर के अंदर विलियम ईडन और सिरोही के अंदर जेडी हॉल। और ये अभी हाल ही में प्रश्न बना भी था, हाल ही में हॉल का प्रश्न बना था, जेडी हॉल। ठीक है, यानी कि ये स्लाइड जो देख रहे हो ना आप, इसमें से काफी सारे प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, होता यह है कि कई लोगों के पास में डेटा ही नहीं होता, तो याद कहां से करें। अपना यही काम है कि विद्यार्थियों के पास कम से कम पढ़ने का मटेरियल तो हो, तब पढ़ना नहीं पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन कम से कम पढ़ने का मटेरियल तो हो, तो वो पढ़ने का मटेरियल उपलब्ध करवाने का काम अपना है। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है मात्र 35 रुपए में। जो 35 रुपए वाला ऑफर 7 दिन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद भी कोई ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, 5 रुपए मतलब 35 से 40 होगा। तो 7 दिन में वैसे जो भी एक्टिव जितने भी विद्यार्थी है जो लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं और ले लेंगे जहां तक, और उसके बाद भी 40 भी होगी तो भी महंगी नहीं है। यदि वो टेस्ट सीरीज आपको 100-150 रुपए तक भी मिलती है तो भी महंगी नहीं है, तो भी वो लागत मूल्य के अंदर, ये समझो। और ये भी बता दूं कि करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज अपने लॉन्च की है, अब उसमें हर 2-3 दिन में टेस्ट उड़ेंगे। उसका एक डिटेल वीडियो बताऊंगा, उसके अंदर क्या कैसे क्या है, थोड़ा सा समय मिलने दो, मैं बनाकर वीडियो में सारी जानकारी दे दूंगा। उसके अंदर यह है साथियों कि वो टेस्ट सीरीज अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म है ना लॉन्च करने की यदि करे, अपने तो क्या विद्यार्थियों का प्रेम है तो लागत निकल भी जाती है। ठीक है, क्यों, सर्वर मेंटेनेंस बहुत बढ़ता है उसमें। तो अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म करता है तो कम से भी कम आपको 300 से 400 रुपए सिर्फ उस करंट की टेस्ट सीरीज के लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि करंट की टेस्ट सीरीज निरंतर अपडेट करनी पड़ती है।
जैसे एक महीना निकलेगा उसके अंदर टेस्ट जोड़ना पड़ेगा मंथ वाइज, ठीक है। अब करंट की टेस्ट सीरीज जैसे जैसे हर एग्जाम में काम आने वाली आगे, चाहे सीईटी देंगे चाहे ईओ देंगे, सब में काम आएगी। और अपने उसके अंदर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, जो करंट वाली टेस्ट सीरीज के परिचय का वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। मात्र 35 रुपए, चाहे तो आप 2 महीने की द्विमासिक किताब आती है ना, वो भी आपके नहीं आती है, जीएसटी समेत 41 रुपए लगते हैं, ठीक है। और उसमें पूरी की पूरी आपके टेस्ट कवर हो जाएंगे। चलिए, तो क्या है, अपने तो कर रहे हैं भलाई, लेकिन कई जना लागे कि गुरु जी का फायदो है, तो गुरु जी का फायदो है ना, तो वो फायदा वापस और वापस स्टूडेंट पर ही लगाया जाता है और उनके लिए ही प्रयास किए जाते हैं और निरंतर किए जाते हैं, तो वो है। और जिन लागे गुरु जी फायदो मान को नहीं है, बाणे हाथ जोड़ा निवेदन है, ज्वाइन कौन करा, ठीक है। हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे कि आपको ज्वाइन करनी ही है, या हम फोन भी नहीं करेंगे आपको किसी को कि भैया आपने इंक्वायरी की थी आपने ज्वाइन नहीं की, कभी ही नहीं। उल्टा कई जना मैं खुद आगे उड़ा दे, भाई तन शंका है तू मत कर ज्वाइन, ठीक है, मान सेवा करने दे, यहां है। चलिए साथियों, नसीराबाद के विद्रोह पे चलते हैं। अब देखो, नसीराबाद का जब विद्रोह हुआ ना, तो अपने कौन था, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। अब इस बात को समझना, ठीक है, नोट्स तो बनाने हैं, वो ये चीज है। अब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूं। तो नसीराबाद का जब विद्रोह हुआ साथियों, तो नसीराबाद के विद्रोह में क्या पैट्रिक लॉरेंस साहब गए हुए थे छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू गए हुए, और माउंट आबू गए हुए और पीछे हुआ कहां, वहां मेरठ के अंदर 10 मई को हुआ अपने विद्रोह। इनके पास में सूचना पहुंची 19 मई के करीब, ठीक है। 19 मई भाई साहब के सूचना पहुंची कि भैया मेरठ में हो गया विद्रोह, थे कटो कि मैं तो अटे हूं माउंट आबू, अरे छुट्टियां बटे कहीं करो, अजमेर पहुंचो। क्यों, अजमेर था केंद्र, चिप केंद्र शासित प्रदेश था। अब गोला बारूद हथियार वगैरह सब अजमेर। और मजे की बात यह कि अजमेर के अंदर जो सैनिक टुकड़ी थी ना, अजमेर के अंदर जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, वो सैनिक मेरठ से ही आए हुए थे, मेरठ से आए हुए थे। अब भाई साहब री हालत खराब हो गई, टेका टूट गया कि अब क्या करा यार, मैं हटा एड़ो छुट्टी मनाने ला रहे, अगर कर दियो सब गड़बड़ तो क्या करा। फिर इन्होंने यहां से क्या है, यहां से फिर सूचना, वहां से मतलब परबारा सैनिक बुलाया, कटू एक तो डीसा से सैनिक बुलाए और बाकी शासकों से सहायता लेने की कोशिश की। तो जोधपुर के तखत सिंह जी ने इनको 6 तोपे भेजी, 2000 सैनिक भेजे, ऐसे ये सारे पहुंचे कहा अजमेर। जिते में भाई साहब ए भी बटू रवाना होगा और ए भी पहुंच गया अजमेर। अजमेर पहुंचे, अजमेर से इन्होंने क्या किया कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो सैनिक टुकड़ियां थी उनको कहा आपका यहां पे काम नहीं है, आप जो है नसीराबाद छावनी चलो, वहां पे जाना है। अब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पास भी ये सूचनाएं कहीं से चोरी छुपे आ चुकी थी कि इन्होंने एक तो मंगाई है तोपे, ठीक है, हमें मारने के लिए, एक इन्होंने एक्स्ट्रा सैनिक बुला के रखे दूसरे, यानी कि इनको हम पे तो विश्वास है नहीं। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा मतलब हो, समझो कि जो जहां पे आप सेवा के लिए हैं वही आपके ऊपर विश्वास नहीं करे, आपके मन में भी होगी भाई इसको विश्वास ही नहीं है, तो फिर मैं क्या सेवा करूं। इनको भेज दिया कहां, नसीराबाद, ठीक है। अब नसीराबाद भेज दिया यहां से इनको। तो उस समय देखो नसीराबाद के अंदर तैनात सैनिक टुकड़ियां फिर कौन कौन सी थी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फर्स्ट बंबई लांसर्स, और इनके अलावा भी और सैनिक टुकड़ियां यहां पे मौजूद थी। अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, मेजर पिचार्ड, स्कॉटिश वुड, न्यूबेरी, कर्नल हार्डी, और ये थे। प्रमुख क्रांतिकारी था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ही यहां पे विद्रोह हुआ। अब यहां से इनको भेजा यहां पे। अब इनको पता है कि स्थिति अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, हमको वहां से हटाकर यहां भेजा गया। इन्होंने फिर कर दिया विद्रोह कि भाई हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं, और विद्रोह किया भी क्यों, जैसे ही नसीराबाद पहुंचते इनके हथियार ले लिए जाते, हथियार सारे जमा कर दिए। यानी कि अब तो आपको बिल्कुल विश्वास है नहीं, पहले तो अजमेर से नसीराबाद भेजा, नसीराबाद बुला के आप हथियार भी ले रहे हो, इतना विश्वास कौन है, तो अब तो थे भुगतो। फिर जो है इन्होंने यहां पे विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह किया ना, तो ये जो फर्स्ट बंबई लांसर्स है ना, इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये ध्यान रखना, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। याद कैसे रखोगे, फर्स्ट बंबई लांसर्स, मारवाड़ में कहवे बॉम्बे जावे ना जो, तो के देशावर किया छोरा,
देशावर जावे ना कोई तो देशावरी हवा लाग जाए, बाहरली हवा लाग जाए, आने भी बाहरली हवा लागे ओड़ी कोई समझे ही नहीं कि घरला कौन है बाहरला कौन है। तो इन्होंने जो है इनका साथ नहीं दिया, ये है। और यहाँ पे जो है 28 मई को क्रांति हो गई, उसके बाद में इन्होंने यहाँ से क्रांतिकारियों ने दिल्ली कूच किया। याद रखने लायक बातें हैं ये। चलते हैं अपन अब कहा, नीमच। अब नीमच के विद्रोह की तरफ चलते हैं। नीमच में विद्रोह हुआ साथियों 3 जून 1857 को। तो सीधी सीधी एक तो डेट याद रखनी है। पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ पे। अब देखो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ का कोई स्पेशल नहीं था, ये सावर जो है ये तो था उदयपुर का, ठीक है ना, उदयपुर का था, लेकिन इसके अधीन ही ये छावनी, ये नीमच वाली छावनी थी, तो सावर्स के अधीन ही थी, ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी फिर यहाँ पे कौन था, कर्नल एबॉट था। कौन था, कर्नल एबॉट। पॉलिटिकल एजेंट तो था सावर्स, और अंग्रेज अधिकारी जिसके अधीन थी वो था कर्नल एबॉट था। क्रांतिकारी कौन थे, मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल। कई जगह आपको हीरा सिंह भी पढ़ने को मिलेगा, तो एक ही बात है, ठीक है, हीरा लाल या हीरा सिंह। तो अपने मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल। अब देखो एबॉट भाई साहब के भी हालत वहां खराब थी। एबॉट को लगा कि चारों तरफ क्रांति की घटनाएं हो रही है, तो अपने यहाँ होते कोई टाइम थोड़ी लगेगी, तो क्या हाँ हो सकती है। तो इसने क्या किया कि भाई साहब ने 2 जून की बात है, 2 जून को सभी सैनिकों को इकट्ठा करके और गंगा, कुरान और गीता की शपथ दिलवाई। किसकी किसकी, एबॉट ने क्या किया, ए भाई साहब एबॉट गंगा, कुरान और गीता की शपथ दिलाई। अब गीता की और इनकी देखो शपथ दिलाई, मैं आपको लेकर चलता हूं यहां से इस नक्शे पर, ठीक है, ताकि आपके थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अब देखना ये थोड़ा सा नक्शा देख लेते हैं अपन यहाँ। ये देखो ये तो है ब्यावर, ठीक है, ये है नसीराबाद अजमेर के अंदर ही, ये है देवली टोंक, और ये है शाहपुरा जिसका रोल अभी आने वाला है, ठीक है। और ये रहा आपके नीमच, देखो यहां से ये नीमच वाली छावनी आ गई। फिर निम्माहेड़ा, क्योंकि निम्माहेड़ा होते हुए जाते हैं, ये खैरवाड़ा, ठीक है ना, ये आ गया खैरवाड़ा, और ये आ गया आपके एरनपुरा, इस तरीके से। तो अब देखो अपन समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि कौन कौन थे, मोहम्मद अली बेग, ठीक है, मोहम्मद अली बेग, इनको जो है एबॉट ने कहा कि आप शपथ लीजिए कि आप हमारे प्रति वफादार रहेंगे, चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए आप हमारे प्रति वफादार रहेंगे। तो बी टाइम मोहम्मद अली बेग क्यों, क्योंकि ये अवध से संबंधित थे, इन्होंने कहा कि आप हमको तो शपथ दिला रहे हैं, यानी कि आपको हमारे पे विश्वास है नहीं, आप हमें शपथ दिला रहे हैं कि हम जो है आपके प्रति वफादार रहेंगे। क्या आप अवध के प्रति वफादार रहे थे, क्या आपने अवध को नहीं हड़पा, तो हम वफादार क्यों रहे। अरे एबॉट भाई क्या है कि भाई छानो रेजार क्यों तू एंगर बीच में बात करे, आप साइड में चाल बात करता, छानो रेजा आवाज तो यूं कर ज्यों त्यों मामलो दबाया, मोहम्मद अली को जैसे तैसे दबाया कि अरे भाई शांत हो जा, गलती होगी रे। तो उस समय तो मामला दबा दिया, लेकिन मामला दबा नहीं, एक्चुअली मामला दबा नहीं। और 3 जून को जो है 3 जून को रात ये कर देते हैं यहां से, मतलब क्रांति का शुरुआत कर दे, क्रांति की शुरुआत यहां से ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्रांति की शुरुआत करके साथियों नीमच वाले अपने ये जो नीमच वाले जो सैनिक हैं यहां से क्रांति की शुरुआत करके ये चले जाते हैं, यहां से फिर आगे बढ़ते हैं नीमच से, और नीमच से फिर ये इनका साथ देती है देवली, ठीक है ना। देवली जाने से पहले ये रुकते हैं शाहपुरा, ठीक है, यहां से जाते हैं शाहपुरा। और पहले अच्छा इससे पहले एक चीज जो अपन छूट गई अपन से, वो है कि यहाँ पे है ना 40 अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी पत्नियां वगैरह सब थी, 40 अंग्रेज अधिकारी। तो इन्होंने जैसे ही यहां से विद्रोह किया तो ये 40 अंग्रेज अधिकारी जो थे और इनकी फैमिली थी, ये भागकर जाती है कहां, डुंगला, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां जाते हैं ये, डुंगला जाते हैं, डुंगला। और डुंगला में जो है रुगाराम जाट, रुगाराम इनको शरण देता है, रुगाराम ने शरण दी यहां पे, ठीक है, रुगाराम ने शरण दी। और सावर्स कहता है, वहां पे रुगाराम के घर पे रुके होते हैं, क्रांतिकारी घेर लेते हैं चारों तरफ से। सावर्स स्वरूप सिंह जी को कहता है कि उनको निकालो वहां से, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप उन्हें निकालो। तो सावर्स और स्वरूप सिंह मेवाड़ की सेना के साथ में इनको यहां से निकालकर और फिर पिछोला जेल के अंदर, जग मंदिर के अंदर ठहराते हैं। फिर यहां से डुंगला से इनको ठहराते हैं कहां, जग मंदिर। ये पूछी जाती चीजें, ठीक है, जग मंदिर में ठहराते हैं। और जग मंदिर में एक व्यक्ति को इनकी रक्षा का काम देते हैं, उसका नाम है गोकुल चंद मेहता।
गोकुल चंद मेहता, इसको सौंपा जाता है रक्षा का काम। ये चीजें पूछी जाती है। यहां इनको पहुंचा के व्यवस्थित, और उसके बाद में जो है सावर्स वापस निकलता है यहां से, और सावर्स जाता है नीमच की तरफ। नीमच की तरफ जाते हुए सावर्स पहुंचता है कहां? शाहपुरा। शाहपुरा में जितने क्रांतिकारी होते हैं वो रुके हुए थे। शाहपुरा के शासक द्वारा उनकी बहुत आवभगत की जाती है और बढ़िया खान पान की व्यवस्था की जाती है, सब कुछ। अब सावर्स जैसे ही वहां पहुंचता है अपने, तो सावर्स जैसे ही पहुंचता है ना वहां पे, तो उसके बाद में सावर्स के लिए ये दरवाजे खोले नहीं जाते। फिर दरवाजे इनके लिए खोले नहीं जाते। मेवाड़ की सेना, और मेवाड़ की सेना भी होती है साथ में, उनके लिए रसद की व्यवस्था नहीं की जाती। तो ये यहां से फिर वापस पहुंच जाते हैं कहां? नीमच चले जाते हैं स्थिति को कंट्रोल करने, और फिर वहां जाके 8 जून तक ये स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। हालांकि वहां भी बगावत कर दी एक बार, मेवाड़ के सैनिकों ने बगावत कर दी। तो वहां जब बगावत हुई तो फिर एक सैनिक था अर्जुन सिंह, वहां बगावत ये हुई कि आटे के अंदर हड्डियां मिली हुई है, हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो अर्जुन सिंह ने जो है वो आटा अपने जबान पर रखा सबके सामने, और कि मैं खा रहा हूं यानी कि सही है, ऐसे करके वहां शांत कर दिया। 8 जून को अंग्रेजों का अधिकार वापस हो गया। फिर ये यहाँ शाहपुरा से ना, शाहपुरा से फिर होते हुए वापस जाते हैं निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा से फिर ये देवली, और देवली से फिर आगरा होते हुए सीधे दिल्ली की टॉप पकड़ते हैं। इस तरीके से चलता है आपका नीमच वाला विद्रोह। ठीक है, तो इसमें देखो नीमच से भागे सैनिक पहले डुंगला में रुकते हैं, डुंगला में रुकाराम जाट रुकवाते हैं इनको, फिर बाद में जगमंदिर में रुकते हैं। और देवली के सैनिकों ने नीमच के क्रांतिकारियों का साथ दिया था, यानी कि देवली वालों ने भी नीमच का साथ दिया था। तो इस तरीके से आपके नसीराबाद और नीमच, ये दोनों विद्रोह हो गए पूरे। अब अपने कल वाली जो क्लास आएगी ना वापस, उस कल वाली क्लास के अंदर साथियों अपन बाकी के जो विद्रोह बचे हैं, जैसे कि अपने मारवाड़ वाले आ जाएंगे, फिर आउवा वाला विद्रोह आ जाएगा, और एक मैन कोटा वाला विद्रोह आ जाएगा। उन सबको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि कल अपनी 1857 वाली क्रांति की क्लास पूरी हो जाए। और 1857 की क्रांति की क्लास कल पूरी नहीं हुई, कुछ थोड़ा बहुत रह गया, तो एक छोटी सी क्लास और बन सकती है, क्योंकि अपनी क्लासेस सारी की सारी कंसेप्चुअल रही है, क्योंकि विद्यार्थियों को हर तरफ से सपोर्ट किया गया। रिवीजन की दृष्टि से भी उन्हें वन लाइनर दी गई है, अभ्यास सीरीज दी गई है, और कंसेप्ट जितने भी है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग में उनको कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, उससे भी यहां से काफी हद तक उन्हें सहायता मिली है। तो कंसेप्ट जितने भी है वो आपके क्लास के माध्यम से क्लियर करवाना है। तो 1857 की क्रांति अपन को व्यवस्थित पढ़नी थी वैसे भी, तो इसको और कल जो बची है वो कल के वीडियो में कर दी जाएगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।